फूड पाइप यानी कि अन्न नलिका या इसोफेगस के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या है वो चीजें जिससे आपकी फूड पाइप कैंसर की रिस्क इंक्रीज हो सकती है? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक जीआई कैंसर सर्जन और पुणे में ओएसिस क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले ट्यूमर्स एंड कैंसरस कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी से ट्रीटमेंट। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आज तक हमने इस चैनल पे कवर नहीं किया है, दैट इज फूड पाइप और इसोफेगस कैंसर। फूड पाइप जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है, दैट इज द इनिशियल पार्ट, और इसका काम होता है खाया जाने वाला खाना माउथ से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करना। इसकी लेंथ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है और फूड पाइप का कैंसर ओवरऑल 6th मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस फूड पाइप यानी कि अन्न नलिका के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, रिस्क फैक्टर एक ऐसी चीज है जो एक पर्टिकुलर पेशेंट के कैंसर डेवलप होने की रिस्क को इंक्रीज करने वाली कोई चीज। ये रिस्क फैक्टर अंदरूनी हो सकता है या फिर ये रिस्क फैक्टर एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि बाहर से कोई चीज है जो इसकी रिस्क को इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अन्न नलिका में कौन से टाइप का कैंसर डेवलप हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली अन्न नलिका में 2 टाइप के कैंसर डेवलप होते हैं। नंबर 1, स्क्वामस सेल कैंसर, जो कि अन्न नलिका के अंदर के लाइनिंग सेल्स से शुरुआत होता है और इंडिया में कॉमनली स्क्वामस सेल कैंसर ही पाया जाता है। 70 to 80% हमारे जो फूड पाइप कैंसर के केसेस होते हैं वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के टाइप के होते हैं। और दूसरा टाइप होता है अडिनो कार्सिनोमा, जिसकी शुरुआत इसोफेगस यानी कि फूड पाइप के लोअर एंड से होती है, नीचे की तरफ से होती है, और ये पाया जाता है लगभग 20 to 30% केसेस में। और इन दोनों ही टाइप के कैंसर के रिस्क फैक्टर भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वामस सेल कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनली पाया जाने वाला रिस्क फैक्टर हमारे कंट्री में वो है स्मोकिंग। यदि टोबैको का सेवन किसी भी प्रकार से आप कर रहे हैं, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग के माध्यम से हो या फिर टोबैको चूइंग यानी कि तंबाकू के माध्यम से हो या फिर पान खाने के माध्यम से हो, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो अन्न नलिका यानी फूड पाइप के कैंसर की रिस्क को ज्यादा बढ़ा सकता है। और मोस्ट कॉमनली हम जो पाते हैं ओपीडी में वो यही रिस्क फैक्टर है कि काफी सालों से पेशेंट गुटखा, तंबाकू या सिगरेट का सेवन कर रहे हैं और अब जाके उन्हें वो फूड पाइप कैंसर के सिम्टम्स दिखने लगे हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। नंबर 2, अल्कोहल का सेवन करना यानी कि दारू का सेवन करना। तो दारू चाहे किसी भी प्रकार में हो, चाहे वो बियर, वाइन, चाहे विस्की या फिर देसी, किसी भी प्रकार की दारू, किसी भी प्रकार की अल्कोहल को इंजेस्ट करना, उससे इसोफेगस यानी कि फूड पाइप के कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है और इंक्रीज हो सकता है। तो दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। नंबर 3, अगर आपके डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की संख्या बहुत कम है, अगर आप एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 बार फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप डाइट में नहीं खा रहे हैं, तो इससे फूड पाइप के कैंसर की रिस्क इंक्रीज हो सकती है। नंबर 4, अगर कभी कभी पेशेंट गलती से तेजाब पी लेते हैं जिसकी वजह से इसोफेगस में एक स्ट्रिक्चर यानी कि एक नैरोइंग जमा हो सकता है, जो अल्सर बन जाता है, और अल्सर जब हील होता है, जब वो ठीक होने लगता है, तो इसोफेगस में एक नैरोइंग हो सकता है और आगे जाकर कई सालों के बाद उस एरिया में कैंसर डेवलप होने की एक रिस्क होती है। नंबर 5, आजकल रिसर्च से ये पता चला है कि इसोफेगस कैंसर के कुछ केसेस एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। इसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से जानते हैं, और अगर आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है तो आपकी फूड पाइप कैंसर की रिस्क होना ज्यादा पॉसिबल है या फिर उसकी रिस्क ज्यादा है।
तो स्क्वामस सेल कैंसर के ये कुछ रिस्क फैक्टर है। अब हम देखेंगे कि एडिनोकार्सिनोमा के क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो नंबर 1, एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आपको कई सालों से रिफ्लक्स की बीमारी है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट ओपीडी में ये कंप्लेंट करते हैं कि कुछ भी खाना खाने के बाद में या कोई स्पाइसी या तेल मसाले वाली चीज खाने के बाद में खाना ऊपर आने जैसा सेंसेशन उनको होता है। कभी कभी कच्ची डकारें आना या फिर जो खाया हुआ खाना या पेट में सीक्रेट होने वाला एसिड ये फूड पाइप में रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि बैक फ्लो करके ऊपर तक आता है, और कभी कभी मुंह में खट्टी टेस्ट होना या छाती में जलन होना, ऐसे सिम्टम्स वो रिपोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई सालों तक अगर ये सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब क्रॉनिक रिफ्लक्स जिसे हम कहते हैं, तो अगर आपको क्रॉनिक रिफ्लक्स की बीमारी है तो इससे आगे जाकर ईसोफेगस में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिसे हम बैरेट ईसोफेगस के नाम से कहते हैं। और बैरेट ईसोफेगस ये आगे जाकर एडिनोकार्सिनोमा यानी कि फूड पाइप कैंसर में चेंज हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज कर सकता है। इसके साथ साथ ओवरवेट यानी कि हेल्दी या फिर ओबेज होना, ये एक रिस्क फैक्टर है ईसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो कि हम एज सच चेंज नहीं कर सकते। यानी एक तो जैसे कि एज बढ़ता जाता है, ईसोफेगस कैंसर का रिस्क अपने आप बढ़ता जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर 50 to 55 ईयर्स से ज्यादा एज का है और उन्हें निगलने में दिक्कत या वेट लॉस ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो ईसोफेगस कैंसर उनको हो सकता है और उसका चेकअप कराना जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ वर्ल्ड में ऐसे एरियाज भी पाए गए हैं जहां पे नेचुरली जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ईसोफेगस कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। एक ऐसा रिस्क फैक्टर भी है जो हम में से कई लोग कॉमनली करते हैं, या वो है ज्यादा गर्म चीजें पीने की आदत। ज्यादा गर्म चाय, ज्यादा गर्म कॉफी या ग्रीन टी, लेमन टी बहुत ज्यादा गर्म मात्रा में और ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम पी रहे हैं तो इससे आगे जाकर ईसोफेगस कैंसर की रिस्क इंक्रीज हो सकती है। तो आज हमने ये जाना कि क्या वो रिस्क फैक्टर्स है जिससे कि फूड पाइप के कैंसर की रिस्क बढ़ती है। तो अब आपको पता चल गया है, अगर आप में इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आपको इसके ऊपर वर्क करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन बंद करना है, डाइट को हेल्दी तरीके से अपनाना है, जिससे कि आप अपनी फूड पाइप कैंसर की रिस्क को डिक्रीज कर सकें। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको आपके रिपोर्ट शेयर करने हैं, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझे मेल भेज सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।